साल 1973। ये कहानी है क्रिस्टीन और उसकी फैमिली मीलो फैमिली की, जो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सिंक होल में केव डाइव करने। लेकिन इनके साथ जो होने वाला था वो इन्होंने सपने में भी नहीं सोच रखा था। नेम क्रिस्टीन, एज 19। क्रिस्टीन एक टीनेज लड़की होने के बावजूद भी वो एक एक्सपर्ट डाइवर थी। वो सिर्फ 5 साल की उम्र से ही डाइविंग कर रही थी, क्योंकि इनके फादर ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेशनल डाइवर थे। क्रिस्टीन, स्टीफन, ग्लेन, इन तीनों के पास स्कूबा डाइविंग में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी। इनके कजन जॉन भी एक एक्सपीरियंस डाइवर थे और इन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस भी था। और अब इन चारों को मिलाकर बन जाती है एक एक्सीलेंट डाइविंग टीम। तो सब लोग डिसीजन लेते हैं कि साफ सिंक होल के अंदर विजिट करेंगे और वहाँ पर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। ये माउंट गैम्बियर और ओशियन के बीच में एक जमीन पर है और उस जमीन को कुछ डेयरी फार्मर ओन करते हैं। और पता है, इस सिंक होल की मिलने की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दिन किसान अपने घोड़े को लेकर लैंड पर चल रहा था और तभी अचानक से वो घासों के बीच में वो घोड़ा गिर जाता है और तब वो किसान उस होल को नोटिस करते हैं और जिसे उन्होंने पहले कभी भी नोटिस नहीं करा था। वो सरप्राइजिंगली देखता है कि जमीन के अंदर एक होल है जो रफली 20 फीट गहरी है और नीचे कुछ दूरी पर पानी नजर आ रहा है। ये चीजें किसान के लिए अमेजिंग भी थी और थोड़ी डरावनी भी थी। लेकिन किसान के मन में एक सवाल था जिसका जवाब अभी भी क्लियर नहीं था कि यहाँ पर ये जगह पहले से थी या फिर घोड़े की गिरने की वजह से ये जगह कोलैप्स कर गई है। वो किसान इस गड्ढे को पत्थरों से भरकर बंद करना चाह रहा था और वो एक एक कर पत्थर अंदर फेंकना शुरू करते हैं और ऐसा करते हुए उन्होंने हजारों छोटे छोटे पत्थर फेंक दिए थे। लेकिन सारे के सारे पत्थर उस अंधेरी जगह में जाकर गायब होते चले जा रहे थे। इस छोटी होल के 20 फीट नीचे एक बड़ी लेक है, ऑलमोस्ट एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी। इस केव के अंदर जो छोटे से होल से सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस रोशनी की वजह से इस केव का नाम द शाफ्ट पड़ जाता है। वाटर लेवल के एग्जैक्ट 60 फीट गहराई में वहाँ पर सरफेस पर वही हजारों पत्थर पड़े हुए मिलते हैं और जिसे लैंड ओनर ने भरने के लिए फेंका था। ये सारे के सारे पत्थर उस होल के जस्ट नीचे थे और ये एक एंकर पॉइंट की तरह भी काम करती थी, जिससे कि डाइवर इन पत्थरों को देखकर एरिया का पता लगा पाते थे। तो बेसिकली जहाँ पर पत्थर पड़े हुए थे वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, वो भी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, और जहाँ पर दोनों की दोनों टनल बहुत ही ज्यादा गहराई में चली जाती हैं। पत्थरों से एक टनल साउथ ईस्ट में जाती है 260 फीट गहरी और दूसरी टनल नॉर्थ वेस्ट में जाती है 407 फीट गहरी। और ये मैप 1973 के बाद बना था और 1973 से पहले इसके अंदर 8000 से भी ज्यादा लोग डाइव कर चुके हैं और तब तक तो उनको यही लगता था कि नॉर्थ वेस्ट की जो टनल है वो एंडलेस है, जिसकी कोई एंडिंग ही नहीं है। लेकिन आज सभी 9 डाइवर इंक्लूडिंग मीलो फैमिली यहाँ पर आए हुए थे एक न्यू रिकॉर्ड बनाने 250 फीट की गहराई में जाकर। सो बेसिकली केव के एक ऐसे पॉइंट पर जाना जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आती हो, जिसका मतलब है विजिबिलिटी बिल्कुल 0। सभी लोग सिंक होल के बाहर एक ट्राइपॉड सेटअप करते हैं जो कुछ इस तरीके से दिखता है और एक रस्सी को नीचे उतारते हैं जो कि इन्हें अंदर जाने और आने में मदद करेगी। एक डाइवर ऊपर ही रुकता है सप्लाई और सेफ्टी को मैनेज करने के लिए और 8 डाइवर नीचे चेम्बर में उतरते हैं। इसी टीम के अंदर एक रॉबर्ट स्मिथ थे जो कि प्रेसिडेंट थे डाइविंग क्लब के और वो इस सिंक होल को 20 बार से ज्यादा विजिट कर चुके थे। लेकिन वो क्रिस्टीन और मीलो फैमिली के रिकॉर्ड बनाने वाले प्लान से अनजान थे। इनकी सिंपली प्लान थी कि सभी 200 फीट की गहराई तक ही जाएंगे, जिससे सभी की सभी मेन चैम्बर से पास में ही रहेंगे और वो ऊपर से ब्लू बीम ऑफ लाइट इन सबको गाइड करेगी। और इसीलिए ये ग्रुप दूसरी रस्सी भी नहीं लाए थे एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए। असल बात ये है कि ये ग्रुप का ऑफिशियल प्लान था ही नहीं, बिना लीडर के किसी के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन और डिसीजन था ही नहीं। और दूसरी चीज, केव डाइविंग उस समय न्यू थी और उस समय अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर प्रोटोकॉल्स भी नहीं थे। तीसरी और सबसे डेंजरस बात ये थी कि किसी को भी केव के अंदर डाइव करने का एक्सपीरियंस था ही नहीं। सभी को एक्सपीरियंस था ओपन वाटर के अंदर डाइव करने का, जहाँ पर क्लियर ब्राइट वाटर होता है जिसमें कि डाइवर आराम से अपने आप ओरिएंट कर पाते हैं। और जबकि केव डाइविंग के अंदर सभी की सभी चीजें उल्टी होती हैं। शुरू में सभी की सभी चीजें नॉर्मली चल रही थी, सभी की सभी उस चट्टान को भी क्रॉस कर लेते हैं। क्रिस्टीन, स्टीफन, जॉन और 4th डाइवर गॉर्डन नॉर्थ वेस्ट के टनल के सेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सोच रहे थे कि वो तुरंत 250 फीट की गहराई को छूकर अभी वापस आ जाएंगे और इसी तरीके से इनका एक न्यू रिकॉर्ड भी बन जाएगा। और ये टाइम था 1973, जिसमें कि स्कूबा डाइवर रेगुलर ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते थे। स्पेशल मिक्स गैसेस वाली सिलेंडर अभी तक डाइवर के लिए स्टैब्लिश नहीं हुए थे और इसी की वजह से डाइवर की एक लिमिटेशन होती है कि वो कितनी देर तक इस सिलेंडर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इनके ऊपर नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर शुरू हो जाएगा। बेसिकली ये इफेक्ट तब आता है जब डाइवर्स के सिलेंडर में प्रेशर बढ़ जाता है। जिस तरीके से वो केव में आगे बढ़ रहे होते हैं, एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो बॉडी के अंदर डिजोल्व हो जाती है और डाइवर नाइट्रोजन नार्कोसिस के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि सिमिलर होती है अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से, जिससे कि चक्कर आना, शराब पीने के बाद जैसे लोग बिहेव करते हैं। और ये कंडीशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है जब डाइवर मेनली 200 फीट की गहराई में डाइव कर रहे हो। केव डाइविंग के डायनामिक्स ओपन स्कूबा डाइविंग से काफी ज्यादा अलग होते हैं और इन्हें इस बात का बहुत जल्दी एहसास होने वाला था। 180
फीट की गहराई तक रॉबर्ट स्मिथ पर नाइट्रोजन नार्कोसिस का इफेक्ट शुरू हो जाता है। रॉबर्ट काफी ज्यादा एक्सपीरियंस डाइवर थे, तो फिर वो इस इफेक्ट को तुरंत पहचान लेते हैं और वो दूसरी टीम को सिग्नल देकर वापस मेन चेम्बर तक पहुंच जाते हैं, सेफ एरिया के पास। और नीचे ग्रीन क्रिस्टीन के पीछे ही था और वो उसके शोल्डर को टच करता है और उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन वो वापस लौटना नहीं चाह रही थी। वो और भी डीपेस्ट सेक्शन में जा रही थी क्योंकि उसे 250 फीट की गहराई को टच करना था। ग्लेन क्रिस्टीन के लिए टेंशन नहीं लेता और वो भी इसको सिग्नल देकर वापस सेफ एरिया की तरफ लौट आता है। रॉबर्ट के सेफ एरिया तक पहुंचने के जस्ट 8 मिनट बाद ग्लेन भी इसके पास वापस लौट चुका था। देन उसके पीछे रेनॉल्ड और पीटर भी आ जाते हैं क्योंकि इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। रॉबर्ट बाकी की टीम मेंबर्स के बारे में पूछता है तो पीटर कहता है कि मैंने तो उन्हें अपने पीछे आते हुए देखा था, मुझे तो लग रहा था कि वो पीछे ही आ रहे होंगे। तो फिर उन सबको रियलाइज होता है कि वो चारों की चारों तो अंदर ही रह गए हैं और अब तक तो उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी खत्म हो गई होगी। ग्लेन पैनिक में तुरंत एक न्यू सिलेंडर लेते हैं और वो घबराते हुए 225 फीट की डेप्थ में अंदर जाते हैं। वो नीचे आते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पर स्टीफन की कैमरा फ्लैशलाइट नीचे गिरी हुई मिलती है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिससे कि ग्रीन कभी भी देखना नहीं चाह रहे थे, मगर अफसोस ये सच था। इन्हें अब ये रियलाइज हो चुका था कि क्रिस्टीन, स्टीफन, जॉन और गॉर्डन अब मर चुके होंगे और उसी दिन से ये बन जाता है इतिहास का डेडली केव डाइविंग इंसिडेंट इन हिस्ट्री। लेकिन टनल में हुआ क्या था कि उन चारों की मौत हो गई। ये चारों जब गहराई में जा रहे थे तो इन्हें पता चल चुका था कि इनके सिलेंडर में हवा खत्म होने वाली है और इन्हें बहुत जल्दी करनी होगी। सभी में नाइट्रोजन नार्कोसिस के सिम्टम्स नजर आ रहे थे, लेकिन वो किसी तरीके से कॉन्शियस थे और अपने टास्क पर फोकस कर रहे थे। इस गहराई में सभी की एयर कंप्रेस हो चुकी थी, यानी कि वो एक ब्रीथ में 7 टाइम ज्यादा एयर कंज्यूम कर रहे थे जितना कि वो नॉर्मल सरफेस पर एयर यूज करते हैं। हालांकि वो अपने भाइयों के साथ एक ग्रुप में थी और उसे लग रहा था कि वो 250 फीट के डेप्थ को अचीव कर लेंगे, लेकिन इन्हें इस गहराई को अचीव करने के लिए इन्हें अभी भी 300 फीट एक लीनियर डायरेक्शन में चलना होगा। और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे थे तो इनकी हवा और भी तेजी से कम होती चली आ रही थी। लेकिन अभी तो ये एक छोटी प्रॉब्लम थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी स्लिट की। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। चारों के चारों डाइवर एक छोटी सी जगह में थे जहाँ पर पूरी पानी सिल्टेड थी और वो धूल नीचे सडल होने का नाम भी नहीं ले रही थी। सिल्टिंग की वजह से वहाँ पर विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि वो अपने हाथ के आगे बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे। क्रिस्टीन को एहसास हो चुका था कि वो 250 फीट की गहराई को अचीव नहीं कर पाएंगे। इनके पास वापस मुड़ने का एक आखिरी ऑप्शन था, लेकिन वापस मुड़ना जितना आसान लग रहा था उतना आसान था नहीं। सिल्टेड पानी में डाइव करते हुए उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है जिससे कि वो रॉक पाइल के एरिया तक पहुंच जाएं। वो सिंक होल की रोशनी भी आना बंद हो चुकी थी क्योंकि बाहर का मौसम क्लाउडी हो चुका था, ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा था और अगर वो अभी भी बाहर जाने का रास्ता खोज लेते हैं तो फिर ये कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्रिस्टीन बाहर निकलने की जल्दबाजी में वो सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ चली जाती है जिससे कि वो सिल्टेड वाटर से बच सके। पीछे गॉर्डन भी यही सेम काम करता है। दोनों ऊपर सीलिंग के पास डाइव कर रहे होते हैं। वो पैनिक में फ्लैश लाइट से ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं जिससे कि उन्हें सही डायरेक्शन मिल पाए। इनकी बेचैनी ने इनकी सिलेंडर की हवा और भी तेजी से कम होने लगी। इस समय तक गॉर्डन और क्रिस्टीन एक दूसरे को पकड़ के रुक जाते हैं। इन्हें रियलाइज हो चुका था कि वो अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोनों की दोनों गुफा के फर्श पर गिर जाते हैं और उनकी टीम में जॉन का भी यही हाल होता है और इनकी टीम में स्टीफन सबसे आगे चल रहे थे और वो वापस लौटने में काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुके थे, लेकिन इनके सिलेंडर में भी हवा खत्म हो गई थी और अफसोस इतनी मेहनत के बावजूद भी वो बच नहीं पाते। ग्लेन जो सबको खोजने आए थे तो उनको स्टीफन की कैमरा और फ्लैश लाइट ही मिली, लेकिन सभी की बॉडी की कोई भी खबर नहीं थी। इन्हें रियलाइज हो चुका था कि वो चारों के चारों मर चुके होंगे और वो थक हार कर वापस लौट आते हैं। अगले दिन पुलिस आती है बॉडी की रिकवरी के लिए और वो केव के 200 फीट तक गहराई में जाते हैं जहाँ पर केव के अंदर पानी अभी भी सिल्टेड था, लेकिन इन्हें किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। वो पुलिस यहाँ पर महीनों तक सभी को खोजते रहते हैं लेकिन किसी की भी कोई खबर नहीं थी। लेकिन अगले साल इस लैंड ओनर के पास कुछ फिल्म क्रू आते हैं केव डाइविंग की डॉक्यूमेंट्री बनाने। लैंड ओनर से परमिशन लेने के बाद वो सभी केव के अंदर जाते हैं और सभी फिल्म ग्रुप पानी की 50 फीट की गहराई में जाते हैं और वो अपने साथ प्रोफेशनल लाइटिंग इक्विपमेंट भी लाए थे। और जब वो केव के अंदर उस लाइट को ऑन करते हैं तो पूरी की पूरी केव के अंदर दिन की तरह रोशनी हो जाती है और इसी में से टेक्नीशियन एक नोटिस करते हैं कि उनके पीछे कोई है और वो क्लोजली उसे जाकर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी है और वो बॉडी थी स्टीफन की, स्टीन का भाई। मार्च 1974 इस लैंड ओनर के लिए ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था कि इसकी जमीन के नीचे तीन डेड बॉडी हैं और इसके लिए वो एक डाइविंग टीम से कांटेक्ट करते हैं और फिर उनको इन सबकी बॉडी मिल जाती है।